नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएन पर वक्त है 3 बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं जो कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के हर्षिल दौरे पर रहे, जहां पहुंचकर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीतकालीन यात्रा से संबंधित प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और स्थलीय निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने तैयारियों से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस मौके पर सीएम के साथ बीजेपी विधायक सुरेश चौहान, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु और सचिव पर्यटन कुरवे भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर आज उत्तरकाशी के हर्षिल में सीएम धामी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने स्थलीय निरीक्षण भी किया है और अधिकारियों को निर्देश वहां पर दिए हैं कि पूरी तैयारियां, पुख्ता व्यवस्थाएं यहां पर की जाएं। तो आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा पर उत्तराखंड आ रहे हैं। उनका प्रस्तावित दौरा है। उत्तरकाशी के हर्षिल के पास मुखबा में आएंगे, जो कि मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है। ऐसे में यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। मुख्यमंत्री ने खासतौर पर यह भी कहा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के आने के बाद शीतकालीन यात्रा को और भी ज्यादा गति मिलेगी और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया है। इस वक्त आपको बता दें कि हर्षिल के आसपास की पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर भी चढ़ी हुई है और ऐसे में अगर बात करें तो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की यहाँ पर जब शुरुआत हुई थी तब प्रधानमंत्री आए थे और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ही कहा था कि वो शीतकालीन प्रवास पर भी आने की उनकी इच्छा है और यही वजह है कि यहाँ पर प्रस्तावित दौरा है। प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं और उत्तरकाशी के हर्षिल में वो आएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। हर्षिल में ही मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखबा मुखी मठ है, जहां पर प्रधानमंत्री जा सकते हैं। और शीतकालीन यात्रा में प्रधानमंत्री के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही है उनके इस प्रस्तावित दौरे को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि प्रधानमंत्री अगर उत्तराखंड आते हैं तो शीतकालीन यात्रा को एक नई गति मिलेगी और साथ ही साथ देश और विश्व पटल पर शीतकालीन यात्रा को भी लोग जान सकेंगे, इसकी पहचान और इसकी महत्ता को समझ सकेंगे। हर्षिल के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे हैं। उन्होंने स्थलीय निरीक्षण यहां पर किया है। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हमारा जानने वालों की संख्या बड़े स्तर पर बढ़ी। इन्वेस्टर्स मीट में आदरणीय प्रधानमंत्री भी आए। हमारे राज्य के अंदर 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के एमओयू हुए और लगभग 80,000 करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश आए। आदि कैलाश में आने वालों की संख्या बढ़ गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलों का शुभारंभ किया। पूरे देश के अंदर उत्तराखंड एक खेल गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में और देवभूमि, वीरभूमि और खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। हमारा स्थान 38वें राष्ट्रीय खेलों में 7वें स्थान पर आया। 37वें राष्ट्रीय खेलों में हम 25वें स्थान पर थे। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुखबा आएंगे, माँ गंगा के धाम पर आएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे इस यात्रा को पंख लगेंगे। पूरे विश्व में यात्रा जाएगी। श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे। ये हमारे राज्य की समृद्धि में बहुत बड़ा इसका योगदान होने वाला है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन का हमेशा की तरह हमारे उत्तराखंड के लोग उनको अपने परिवार का मानते हैं, उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। पूरा उत्तराखंड तैयार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड में प्रस्तावित दौरे को लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या जानकारी है, इसी को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? मुख्यमंत्री आज हर्षिल में पहुंचे थे, किस तरीके से वहां पर दिशा निर्देश दिए गए हैं और तैयारियां किस कदर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में शीतकालीन यात्रा चल रही है और शीतकालीन यात्रा को लेकर जिस तरीके से लगातार प्रदेश सरकार इसके को बढ़ावा देने के लिए लगातार इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पल पल की अपडेट, पल पल जो है वहां पर समीक्षा और किस तरीके से यात्रा चल रही है, तमाम चीज़ें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी की जा रही है। और ऐसे में जो है लगातार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो है दौरा यहाँ पर प्रस्तावित है और माना जा रहा है कि 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं और शीतकालीन यात्रा प्रवास पर जो है यहाँ पर आएंगे और उत्तरकाशी के मुखवा में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जिसमें कि जो वहाँ पर वो है शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री का दौरा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर के यहाँ पर आए थे और उन्होंने शुभारंभ 38वें राष्ट्रीय खेलों का किया था, तो उसके बाद जो है उन्होंने ये मंच से ये भी कहा था कि शीतकालीन यात्रा को प्रदेश में किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए और उन्होंने सभी से अनुरोध भी किया था कि वो उत्तराखंड में आए और शीतकालीन यात्रा पर आए। तो इस तरीके से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां उनके दौरे को लेकर के की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर पर भी तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज उत्तरकाशी पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण भी किया और तमाम स्थितियों का जायजा भी लिया और समीक्षा बैठक भी उन्होंने की किस तरीके की तैयारियां हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के पूरी तैयारियां चल रही है। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर शीतकालीन यात्रा पर आते हैं तो ये भी माना जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा प्रवास पर जब आएंगे तो उसके बाद प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा में यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के तमाम तैयारियां भी हो रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड पहुंचते भी रहे हैं और केदारनाथ धाम में जाना हो या फिर आदि कैलाश भी प्रधानमंत्री गए और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा वहां पर उन्होंने की थी, जिसके बाद वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जाना शुरू किया। हालांकि कोरोना काल से यात्रा जो है वो नहीं चल पाई थी और अब इस कुछ समय बाद ही जो है अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तराखंड से एक विशेष लगाव लगातार देखने को मिलता है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर भी आते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से दिल्ली में जाकर जो है उनसे अनुरोध भी किया था कि वो शीतकालीन यात्रा पर आए, जिससे कि प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा चलती है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो ऐसे में 6 महीने भी अब यात्रा शीतकाल में भी चल सके। पहली बार इसकी शुरुआत हुई है, तो ऐसे में इसको बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे और शीतकालीन यात्रा पर, तो ऐसे में उसके बाद किस तरीके से यात्रा देखने को मिलेगी और क्या कुछ नई सौगात उत्तराखंड को यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, ठीक कहा आपने कि जब प्रधानमंत्री का जो प्रस्तावित दौरा है, प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पूरी तैयारियां की हैं। अभी तक अगर ओवरऑल शीतकालीन यात्रा की अगर बात करें अरुण, तो किस तरीके का रिस्पांस देखने को मिल रहा है? शीतकालीन यात्रा पड़ाव पर क्या यात्रियों की संख्या इस बार देखी जा रही है? किस तरीके की व्यवस्थाएं भी सरकार की आप देखते हैं शीतकालीन यात्रा को लेकर? जी रवि, बिल्कुल देखिए, शीतकालीन यात्रा इस बार शुरू की गई है और ऐसे में जिस तरीके से शंकराचार्य के द्वारा भी ये कहा गया था कि सरकार को शीतकालीन यात्रा चलानी चाहिए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इस बार शीतकालीन यात्रा जो है वो चलाई भी गई। तो ऐसे में शीतकालीन यात्रा को लेकर के तमाम तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा की गई है और इस बार क्योंकि जो यात्रा चलती है उस ग्रीष्मकालीन जो यात्रा चलती है उसके बाद शीतकालीन यात्रा में और भी अधिक व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, क्योंकि बर्फबारी भी होती है, बर्फ को हटाने से लेकर हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं हो, ठहरने की व्यवस्थाएं हो। तो इस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई है और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ही प्रदेश सरकार के द्वारा यह भी फैसला लिया गया था, गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों में 25% की छूट देना हो या फिर जो यात्री यहाँ पर ठहरने के लिए आ रहे हैं उनकी व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो। तो इस तरीके की तमाम चीजों को जो है किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समय समय पर अपडेट भी लिया, समीक्षा बैठकें भी की किस तरीके की तैयारियां। और यात्रियों की अगर बात की जाए तो 50,000 से अधिक श्रद्धालु जो है शीतकालीन यात्रा में जो है वो दर्शन कर चुके हैं, शीतकाल यात्रा पर वो पहुंचे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में अनुमान है कि ये संख्या और भी अधिक बढ़ेगी और जैसे जैसे धीरे धीरे यात्रा चलेगी तो ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का अनुमान जो है लगातार वो जताया जा रहा है। जिस तरीके से चारधाम यात्रा में भी जो ग्रीष्मकालीन यात्रा होती है उसमें भी लगातार जो है श्रद्धालु हर साल बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा देने के लिए और इसी तरीके से यात्रा हो उसको लेकर तमाम तैयारियां सरकार के द्वारा की जा रही है। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में पहाड़ी समुदाय पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्री के बयान को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। मामले के तूल पकड़ते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कैबिनेट मंत्री और प्रदेश मुख्यालय में उनको तलब किया है, जहां पार्टी कार्यालय पहुंचकर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंत्री को भाषा का संयम बरतने की नसीहत दी है। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री आग्रह करने की बात कही। वहीं
अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने वीडियो डाला था और पूरे प्रदेश में मंत्री और सरकार के पुतले फूंकवाए थे, इसलिए सबसे पहले महेंद्र भट्ट मुझ पर कार्रवाई करें। करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस को कमजोर ना समझें, आपके मंत्री और कार्यकर्ता पहाड़ के लोगों को गाली देंगे, लोगों को पीटेंगे और कांग्रेस चुप रहेगी, इस गलतफहमी में बीजेपी न रहे। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जनप्रतिनिधि जो होता है उसको संयम के साथ रहना चाहिए। अभी हमारे मंत्री हैं, लगातार चौथी बार के विधायक हैं, तो ये कहना हर बार ज़्यादा मतों से जीतते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पक्ष विचार किया जाए, लेकिन क्योंकि जब विषय समाज के बीच में दुष्प्रचार का चलता है तो पार्टी दिशा निर्देश ही दे सकती है। और हमने उनको इस बात के लिए बहुत कड़ाई से कहा है कि इस प्रकार की जो शब्दावली है और जिससे राज्य का वातावरण खराब होता है उस प्रकार वो संयम बरतें। लेकिन मुझे बताते खुशी भी है, उन्होंने उसके लिए पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा दूर दूर तक इस प्रकार कोई भाव नहीं है, फिर भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उन्होंने खेद प्रकट किया है, उन्होंने माफ़ी भी पार्टी स्तर पर मांगी है। और मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का माहौल कम से कम इस पर रुकना चाहिए। और इतना ही नहीं, क्योंकि अगर हम इस पर की चर्चा करेंगे तो आज एक पक्ष बोल रहा है, कल दूसरा पक्ष बोलेगा, और देवभूमि का जो स्वरूप है इसको, और मैं चैनल के माध्यम से तो आग्रह भी करूंगा कि समाचार चैनल के माध्यम से, बाकी सब चीज़ों, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर देवभूमि के इस भातृत्व के भाव को बिगाड़ने का जो व्यक्ति भी कोशिश करे उस पर भी इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। गंगा मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूँ और हमेशा गंगा की कृपा मेरे पे बनी रहती है। आज मैं माँ गंगा के चरणों में इसलिए आया हूँ, मैंने माँ गंगे से कहा है, माँ यदि मैंने गलती की है और नहीं की है वो मैं तेरे पे छोड़ रहा हूँ, और यदि मैंने गलती नहीं की है तो मुझे न्याय दे, क्योंकि कुछ लोगों का निशाना मैं बनता जा रहा हूँ, अकारण निशाना बन रहा हूँ। मेरा मकसद इस उत्तराखंड की सेवा करना है, मेरा मकसद एक विधायक के नाते अपने क्षेत्र की सेवा करना है। और जिस प्रकार का जनता का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, शायद वो उनको नागवार गुजर रहा है। 4 बार से भगवान की कृपा से, माँ गंगा के आशीर्वाद से मैं यहाँ का विधायक हूँ। ये दुष्प्रचार हमेशा मेरे खिलाफ हुआ, लेकिन अब बिल्कुल इंतहा हो गई, तो मैंने माँ के चरणों में प्रार्थना की, माँ मेरे को भी न्याय दे। और जो दुष्प्रचार में कुछ लोग लगे हैं, ये भी बता रहा हूँ, कुछ लोग लगे हैं और निहित स्वार्थ के लिए, कुछ राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हैं। स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो कांग्रेस शामिल है। जो कांग्रेस लगातार 4 बार मेरे इस चुनाव में हार रही है, अभी इस निकाय चुनाव में बुरी तरह हारी है, वो अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं। उसके बाद मैंने माँ से प्रार्थना की है, जो दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं या विकास को बाधित कर रहे हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ जो नहीं चाहते कि हमारे उत्तराखंड का विकास हो, वो छोटे छोटे बातों में समाज को जो बांटना चाहते हैं, मैंने माँ से कहा है, माँ उनको भी सद्बुद्धि दे। सर, आपको पार्टी कार्यालय भी बुलाया गया था, आपने कुछ कहा? नहीं, मेरा पार्टी कार्यालय में जाना मेरा बनता है, मैं जाता हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने भेंट की है, अपने माननीय संगठन मंत्री से भेंट की है, और मैंने अपना विषय विस्तार से बताया। मैंने कहा है कि एक तरफ तो मैंने अभी आज एक नया वीडियो देखा है, एक तरफ एक विधायक कांग्रेस का, स्पष्ट बोल रहा हूँ, हरीश धामी किस प्रकार की गाली दे रहा है, और जिस विधायक की चर्चा हो रही है, मदन बीज जी ने आपके सामने, प्रेस के सामने कहा कि जिसका दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं सुना, मैं मौजूद था। फिर उसको किस तरह से जनता के बीच में परोस रहे हैं। अब तो मैं जनता के दरबार में भी सौंप रहा हूँ और अपनी माँ के दरबार में मैंने सौंप दिया है। अब माँ मेरे ऊपर न्याय करेगी। नहीं, सबसे पहले तो करण मेहरा ने वीडियो डाला था और मैंने पूरे प्रदेश में पुतले फुकवाए हैं मंत्री और सरकार के। सबसे पहले मेरे खिलाफ कार्रवाई करें महेंद्र भट्ट जी, तब औरों को हाथ डालें। मैं सहर्ष अपने आप को सामने ला रहा हूँ, और कमजोरी न समझे महेंद्र भट्ट। क्या पहाड़ के लोगों को गाली देंगे आपके मंत्री पहाड़ के लोगों को पीटेंगे? नेगी को जिस तरीके से पीटा गया, आपके मंत्री और आपके कार्यकर्ता गाली दें पहाड़ के लोगों को जिस तरीके से ऋषिकेश में दी गई, और कांग्रेस चुप रही, गलतफहमी है। ये पूरा उत्तराखंड उत्तराखंडियत से बना है, चाहे वो हरिद्वार का रहने का नागरिक है, चाहे वो धारचूला का रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो चक्राता का रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो तराई का है, चाहे वो भाबर का है, चाहे वो पर्वतीय मूल का है, वो हमारे परिवार का सदस्य। अगर किसी का भी अपमान इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री करेंगे
तो कांग्रेस पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेगी और बिना डरे लड़ेगी। अरे तुम हो ही अंग्रेजों के चेले, अंग्रेजों ने जो किया वही तुम कर रहे हो, है ना। आप धमकी भी देंगे, गालियां भी देंगे और हम ही को धमकी भी देंगे। करिए महेंद्र भट्ट कितनी ताकत है, मैं देखता हूं। सबसे पहले करण मेहरा को गिरफ्तार करें, देखता हूं क्या कर। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर सियासत लगातार बढ़ रही है और ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। इसी पर पॉलिटिकल रिएक्शन लेने जरूरी हो जाते हैं और इस पर पार्टियों का क्या कुछ कहना है ये भी जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ केदार सिंह रावत हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। केदार सिंह रावत जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार रवि जी। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार विधानसभा के भीतर एक बयान आया वित्त मंत्री का और उस बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर है। वित्त मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें खेद है। उन्होंने ये बात भी कही कि जिस तरीके से चीजें हुई इन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो पूरा प्रकरण है वो उत्तराखंड की राजनीति में गरमाया हुआ है और आप एक वरिष्ठ नेता हैं, राज्य को समझते हैं, तमाम चीजें हैं। इसको देखते हुए क्या लगता है आपको, जो मामला तूल पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस जो अपनी बात रख रही है इस पर? देखिए रवि जी, मेरा कहना तो ये है कि एक आम नागरिक में और एक जो संवैधानिक पद पे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, तो उनमें और उनमें काफी अंतर होता है। एक आम आदमी तो कुछ भी समझ के बोल सकता है या बिना समझ के बोल सकता है, लेकिन हम जो संवैधानिक पदों पे बैठे लोग होते हैं आगे के, उनको जो है समाज फॉलो करता है, समाज देखता है। और विशेषकर सदन में ऐसी बात कही जाए, जो सर्वोच्च सदन है प्रदेश का, गरिमापूर्ण, जहाँ पे व्यवहार होना चाहिए, कृत्य होनी चाहिए, वहाँ पे अगर किसी समुदाय विशेष को अपशब्दों से वो किया जाए संबोधित, तो मैं समझता हूँ वो अच्छा नहीं है। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी कहना चाहूंगा जी कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो है वो क्षमा भी मांगी है इस बात के लिए। शायद पार्टी नेतृत्व से भी जो है खेद व्यक्त किया है। तो चलिए उसको यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए, ये जानते हुए कि भाई अगर उन्होंने सही उससे जो है क्षमा मांगी है, अपने कथन का जो है उसको महसूस किया है उन्होंने जी कि कितनी बड़ी जो है वो बात कह गए हैं। हाँ। तो वो अच्छी बात है कि उन्होंने महसूस किया, तो क्षमा हो जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन उसका जो है कोई राजनीतिक फिर एजेंडा दूसरी तरफ नहीं ले जाया जाना चाहिए। ठीक है केदार सिंह रावत जी, आप बने रहिएगा, आप सुन लीजिए, क्योंकि मनोज रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हैं। मनोज रावत जी, आपका स्वागत है एचएनएन पर। अभी हम बात कर रहे थे, केदार सिंह रावत जी ने कहा कि जो चीजें कही गई हैं वो ठीक नहीं है और उन्होंने अगर खेद प्रकट किया है तो उन्हें क्षमा कर दिया जाना चाहिए, राजनीति इस मामले पर नहीं होनी चाहिए, ये भी उन्होंने साथ में कहा है। आप लोगों का क्या कहना है इस पर? मनोज रावत जी, आप सुन पा रहे हैं? मनोज जी देखिए, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप जी 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 बात पूरी कीजिएगा। देखिए, बात भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है और मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित राजनीतिक एजेंडे के तहत इसे बढ़ा रही है और प्रदेश को दो हिस्सों में बांटना चाहती है। महेंद्र भट्ट जी का आप बयान देखिए, वो बयान धमकाने वाला और हड़काने वाला बयान क्या था। और महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि साहब समाज को बांटने की कोशिश कर रहे। समाज को बांटने में तो तुम्हारी महारत थी, आप तो पीएचडी थे, आपको कष्ट हो गया है कि समाज को जो आपके अलावा मतलब कोई बांट ही नहीं सकता था, आपको ये कष्ट हो गया। देखिए, आप समाज को बांटने का काम कर रहे थे और कर रहे हैं और ये पुनरावृत्ति है। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी जिस तरह से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं गंगा जी के सामने, वो उनको किसने प्रेरित करा था जिस दिन वो सड़क पर एक पर्वतीय मूल के व्यक्ति नेगी को पकड़ दौड़ा करके पीट रहे थे अपने गनर और सब सहायकों के साथ। देखिए, उनके कार्य में उस दिन का जो कार्य है, उस दिन का आचरण है और उसके बाद जो उन्होंने विधानसभा में कहा है, जो उनकी भावभंगिमाएं थी और जिस अंदाज में उन्होंने कहा है, वो अंदाज बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक था। और मेरा ये कहना है कि
वो एक बार नहीं, देखिए पूरे चुनाव में, ऋषिकेश चुनाव में जिस तरह से पर्वतीय मूल के लोगों को गालियां दी गई, समर्थकों ने गाली दी, और विधानसभा में उनका आचरण, और न केवल एक बार में, देखिए इसमें तो उनके मुंह से एक बहुत अपशब्द निकला, इसलिए ये बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ, वरना उनका जितने जो भी आचरण उनका विधानसभा के अंदर है वो बिल्कुल भी संसदीय कार्य मंत्री के आचरण के हिसाब से जो कर्तव्य, संसदीय कार्य मंत्री का कर्तव्य ये होता है कि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित सारे पक्षों में सेतु का काम करे, वो सरकार का चेहरा होता है। अब सरकार का चेहरा ही अगर ऐसा है, हाँ। और देखिए भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का चेहरा होना भी एक योग्यता होती है, हाँ। मेरा ये कहना, उनका जल्दी प्रमोशन होगा। मनोज रावत जी, अब पार्टी का अगला स्टैंड क्या है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। पार्टी, देखिए पार्टी का स्टैंड हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया है कि इस उत्तराखंड में मैदान से लेकर के पहाड़ और तराई तक के रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। हम उत्तराखंडीयत तो आगे बढ़ाते हैं लेकिन किसी भी समुदाय, किसी भी समाज के लिए अगर अपशब्द कहा जाएगा तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है। और महेंद्र भट्ट जी अपनी गीदड़ भभकियां देना भूल जाएं, है ना। महेंद्र भट्ट जी को गीदड़ भभकियां देने की आदत है। ठीक है मनोज रावत जी, ठीक है मनोज रावत, बताइए। और केदार सिंह रावत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के और अपनी बात आपने रखी है। आज की तीसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। खानपुर विधायक उमेश कुमार के आवासीय कार्यालय पर 26 जनवरी को हुई फायरिंग के मामले में आरोपी पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को पुलिस जांच में आंशिक राहत मिल सकती है। सूत्रों की माने तो मामले में चैंपियन पर दर्ज हत्या के प्रयास की धारा को अब गैर इरादतन हत्या के प्रयास में बदल दिया गया है, जिसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद की गई है। हालांकि एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल की माने तो उन्होंने बताया कि मामले में कुछ धाराओं में बदलाव किया गया है, लेकिन उन्होंने इस पर स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से इंकार कर दिया कि हत्या के प्रयास की धारा हटाई गई है या नहीं। फिलहाल मामले की जांच कर रहे सीओ रुड़की नरेंद्र पंत पूरे घटनाक्रम पर निगरानी बनाए हुए हैं। देखिए, जो घटनाक्रम था वो आप सब उससे अच्छे से वाकिफ हैं। उसमें विवेचना माननीय न्यायालय के आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी स्तर पे की जा रही थी और उन्होंने, जैसा मेरे जानकारी में आया कि उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी और शायद कुछ धाराएं उन्होंने चेंज की हैं। जैसे विवेचना में तथ्य आए उस हिसाब से कुछ धाराओं में परिवर्तन हुआ है। देखिए, चैंपियन को यहाँ पर राहत मिल सकती है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी इस पूरे मामले पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि गैर इरादतन हत्या में जो है इन धाराओं को बदला जा सकता है और कई ऐसी धाराएं हैं जिनको बदला भी गया है, ये सूत्र बताते हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मनोज, जिस तरीके से कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि चैंपियन को राहत मिल सकती है, हत्या के प्रयास की जो धारा है उसमें बदला जा सकता है, अब गैर इरादतन हत्या के प्रयास में इसे बदला जा सकता है, और क्या जानकारी मिल पा रही है अभी? बिल्कुल, देखिए रवि, हमने देखे कि लगातार 26 जनवरी से लेके आज तक लगातार ही जब चैंपियन और उमेश के बीच में विवाद हुआ था, उसके बाद से यहाँ पे पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को ही कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ से जो है जेल से चैंपियन को कोर्ट से जेल भेज दिया गया था। उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये खबर सामने आई कि जब यहाँ पे अब चैंपियन के लिए एक अच्छी खबर है कि अब पुलिस कार्रवाई में कहीं ना कहीं चैंपियन को राहत मिल सकती है। बताया जा रहा है कि अब जो हत्या की जो धारा थी वो पुलिस के द्वारा हटाई गई। हालांकि भी कहीं ना कहीं इस बात को पुलिस ने बिल्कुल साफ नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 27 तारीख को जो चार्जशीट भेजी जाएगी उसमें ये धारा हटाई जाएगी। जी ठीक है मनोज, आप कह रहे हैं कि जो चार्जशीट भेजी जाएगी उसमें ये धारा हटाई जाएगी, इस तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं और इससे ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर चैंपियन को यहाँ पर राहत मिल सकती है। मनोज, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो हमने शुरुआत में देखा कि लगातार ये मामला तूल पकड़ता गया और समाजों में भी मामला बटा। चैंपियन के समर्थक अलग जगह पर हमने देखे कि एकत्रित हुए, दूसरी तरफ उमेश कुमार के समर्थक। क्या अभी भी मौजूदा वक्त में इस तरीके की तनाव की स्थिति कहीं पर महसूस होती है? बिल्कुल, देखिए रवि, ये पूरा मामला 26 जनवरी से शुरू हुआ था, जिसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया से विवाद होकर सीधा धरातल पे आ गया। तो यहाँ पे दोनों के जो समर्थक थे वो भी आमने सामने आते। हालांकि पुलिस ने समर्थकों को शांत करने के लिए पहले उनको समझाया, उसके बाद यहाँ पे लाठीचार्ज भी करना पड़ा था, जिसके बाद विवाद कहीं ना कहीं बढ़ गया। तो दो समाजों के बीच और दो जातियों के बीच में इस विवाद को बांटा जा रहा था, देखा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के रहते हुए ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे जब चैंपियन की तबीयत बिगड़ी थी, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, तो उसके बाद यहाँ पे अपने सोशल मीडिया पेज पर उमेश कुमार ने भी उनकी स्वास्थ्य को लेकर इस वजह से प्रार्थना की थी। वो कहा था कि जल्दी जो है चैंपियन अपने फैमिली के बीच में लौटे, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, यानी कि कहा जा सकता है। इसके बाद चैंपियन ने भी यहाँ पे उमेश का धन्यवाद जताया था। जिस तरीके से दोनों
ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो समर्थक है वो भी यहाँ पे शांत दिखाई दे रहा था। ठीक है मनोज, और अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि धाराओं में अगर बदलाव होता है तो ये राहत मिल सकती है। 3 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे चैनल 24x7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।